नमस्कार, आप देख रहे हैं एआरबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चौधरी फार्म हाउस GMS रोड देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने GMS रोड से घंटाघर तक बीजेपी की शोभा यात्रा में भी भाग लिया। इसी के साथ में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम के सिद्धांत पर चलता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में जगाई थी। सीएम धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बीजेपी जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर एक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने हमेशा ही प्रत्येक कार्य को अनुशासन के साथ में पूर्ण करने का सिद्धांत लिया है। बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। इस मौके पर प्रदेश भर में मंडल स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में बुधवार सुबह 8:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी झंडा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि 2025 का स्थापना दिवस बहुत ही खास होगा। उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर विकास से जुड़े सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा और साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार विकास के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य कर रही है और साथ ही विकास कार्यों को पूरा करने के लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई है। इसके बाद में 11 बजे GMS रोड पर स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना और इसके बाद में यहीं से कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा भी निकाली। मैं आप सभी को ये 42वां स्थापना दिवस है और 42वें स्थापना दिवस की आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम रहा है। हमने हमेशा ये सीखा है, चाहे हम किसी भी पहले किसी संगठन में काम करते होंगे, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में बाद में आए होंगे, हमेशा से हमने सीखा है अपने से बड़ों से कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, इस सिद्धांत पर हमारी पार्टी लगातार काम करती रही। देश की महान विभूतियों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, जिन्होंने राष्ट्रवाद को परम कर्तव्य मानते हुए भारत की राजनीति में एक ऐसे संगठन का ऐसे बीजारोपण किया जो आज पूरे भारत के लिए वट वृक्ष बन गया और न जाने कितने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को इस पार्टी के लिए समर्पित किया है। आज ये वट वृक्ष बना है तो निश्चित रूप से उसमें हम सब लोगों का तो योगदान है ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां इस संगठन के निर्माण में पूरी तरह से खप गए। आज जिनका हमने यहां पर सम्मान किया है, निश्चित रूप से उनको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जिस कश्मीर के लिए हजारों लोगों का बलिदान हो गया, हजारों लोगों की शहादत हो गई और उस कश्मीर को भारत से अलग मानने के भी घोर खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने पहले दिन से देश के अंदर धारा 370 जो कश्मीर के अंदर थे उसको समाप्त करने के लिए उसका पहले दिन से विरोध किया था। जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने हेतु उन्होंने जोरदार नारा भी दिया था, जिसमें था कि एक निशान, एक देश में 2 प्रधान और एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। आज हमें खुशी है
आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर के अंदर से वो ऐतिहासिक काम हुआ है, धारा 370 समाप्त हुई। निश्चित रूप से जो काम पार्टी हमें दे, पार्टी जिस दायित्व को भी दे, और सबसे बड़ा दायित्व होता है कार्यकर्ता का दायित्व। और हम देखते हैं कभी अभी हम लोग चुनाव पूरा हुआ है, उसमें हम सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारे सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद को कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, हमारी सेवा पहुंचनी चाहिए, हमारी पार्टी पहुंचनी चाहिए। उसको लेकर लगातार हम सबका काम जारी रहना चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम सब लोग स्मरण करते हैं कि उनके कारण से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, और उन्होंने बंबई के अधिवेशन में कहा था कि ये कोहरा हटेगा, बादल छटेगा और कमल खिलेगा। तो आज पूरे देश के अंदर कमल खिल रहा है। 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शुभकामनाएं देते हुए कि हमारी नई सरकार का गठन हुआ है और हमने बहुत सारे संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। ये मिथक टूटा है कि एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार इस पार्टी की सरकार। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सबकी शुभकामनाओं से और इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर से मुख्य सेवक का काम दिया है। हमारा काम होगा पारदर्शिता से काम करना, हमारा काम होगा मितव्ययता से काम करना और विकल्प रहित संकल्प को लेकर उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक सरकार लोग आगे बढ़ाएंगे। और जिस संकल्प को हमने लिया है, मैंने 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की जनता के समक्ष एक संकल्प लिया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए नेपाल या चीन के बजाय उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही 650 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजना को मंजूरी देगा। केंद्र सरकार भारत चीन सीमा संपर्क सड़क के अंतिम खंड के लिए काम शुरू करने के लिए तैयार है, जो कैलाश मानसरोवर को जोड़ने की सुविधा प्राप्त करेगी। उत्तराखंड से ये लिंक रोड वाहनों को तीर्थ स्थल से सिर्फ 75 किलोमीटर की दूर तक ड्राइव करने की अनुमति देगा। जानकारी के मुताबिक सरकार परियोजना पर काम में तेजी लाने के लिए लगी हुई है और केंद्र मशीनीकृत निर्माण लाने के लिए L&T से भी लगातार टेटा समूह का भी टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनियों और ठेकेदारों को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पहले ही शीर्ष फर्मों के साथ में बातचीत शुरू कर दी है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम पूरा कर लिया गया है। सीमा सड़क संगठन ने अस्कोट से भारत चीन सीमा तक पूरे 150 किलोमीटर लिंक का रोड फॉर्मेशन पूरा कर लिया है। रोड फॉर्मेशन में भौगोलिक और भूभाग की चुनौतियों के अलावा और इसी के साथ में उसकी शेप को तय करना शामिल है, जिस पर सड़क बनेगी। तो मानस सरोवर का सपना था, वो बहुत कठिनाइयां आ रही है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज करके वहां मशीन पहुंचाई है। -5 डिग्री, -3 डिग्री। अब बीआरओ का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी के झंडे का अवरोहण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ ही प्रदेश बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सीएम धामी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।
बलिदान दिया है, हमेशा पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, पार्टी के लिए काम किया है और हम संकल्प लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, धारा 370 समाप्त की है, अंत्योदय का जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया और इसी कड़ी में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से रायवाला में स्थापना दिवस मनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी कार्यकर्ताओं ने सुना और इस दौरान आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बताया गया कि 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पार्टी के द्वारा जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि पार्टी की विचारधारा और सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को भलीभांति मिल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 मंडल हैं, तीनों मंडलों में बड़े उत्साह के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमारा श्यामपुर मंडल है, इस कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी ये यहाँ मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह तो है ही, उमंग तो है ही, लेकिन एक संकल्प भी आज हमारे कार्यकर्ता ले रहे हैं कि आगामी जो भी कार्यक्रम हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिए जाएंगे वो करेंगे और आगे आने वाले जितने भी और हमारे चुनौतियां हमारे सामने हैं, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और जिस प्रकार से आने वाला 2024 है या अन्य जो भी हमारे सामने चुनौतियां होंगी, उसके लिए मैं आज संकल्प ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी ही आगे। अवसर पर पूरे प्रदेश भर में हर मंडल स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देहरादून में भी बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ मुख्यमंत्री जी हैं। यहाँ श्यामपुर मंडल का कार्यक्रम है, यहाँ पर जो यहाँ के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनकी विधानसभा है, जहाँ मैं स्वयं आया हूँ। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में जहाँ कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस के बारे में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन पूरे देश में मिला, वहीं आने वाले 20 तारीख तक के कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, एक पखवाड़ा हम इस रूप में मनाने जा रहे हैं। वहीं साथ साथ आने वाले 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार मजबूती के साथ और देश में और जनहित के काम करते हुए आगे बढ़े, इसकी पूरी प्लानिंग भी पार्टी कर। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहाड़ों की रानी मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण करके एक दूसरे को बधाई दी और इस पर बीजेपी मसूरी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि वे भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अब सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता समाज के लिए कार्य कर रहा है और पार्टी का मूल मंत्र है कि समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। वहीं 42 वर्ष पूर्व बीजेपी पार्टी के गठन के समय मसूरी से दिल्ली गए डेलीगेशन के 5 सदस्यों में एक मसूरी की वरिष्ठ कार्यकर्ता मदन मोहन शर्मा ने कहा कि मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मुझे 42 वर्षों से पार्टी में कार्य करने का मौका मिला। मैं अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मुझे इन 42 वर्षों से पार्टी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 42 वर्ष पूर्व जो ये पौधा हमने छोटा सा लगाया था, आज वह एक वट वृक्ष के रूप में देश में 12 राज्यों, उत्तराखंड के अलावा 12 राज्यों में जिसकी सरकार है, मुझे उस पार्टी की स्थापना दिवस में के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। मसूरी से पूरे भारत से डेलीगेशंस आए थे। मसूरी से 5 सदस्यों का एक डेलीगेशन दिल्ली के प्रगति मैदान में हॉल ऑफ नेशंस में जहां ये बैठक हुई थी, सम्मिलित होने के लिए गया था। दुर्भाग्य से उन 5 में से 4 साथी अभी संसार में नहीं हैं, लेकिन मुझे अभी तक पार्टी की सेवा करने का मौका एक कार्यकर्ता के रूप में मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। 42 वर्ष पूर्व हमारे जिन लोगों ने, वरिष्ठ नेताओं ने दोहरी सदस्यता के मामले पर जनता दल को छोड़ दिया था, जनता पार्टी को छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नए संगठन की स्थापना का निश्चय किया था, उस संगठन के प्रारंभिक दिन से आज तक जुड़े रहने का जो सुअवसर मुझे मिला और जो सौभाग्य मिला कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी सेवा में कर सकूं,
मैं अपने आप को उसके लिए बहुत ही गौरव। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और आज जैसे आपने देखा होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी का जो संबोधन किया, उन्होंने इस बात को कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और जो भी पार्टी का आदेश उनके लिए होगा वो करेंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं, चाहे केंद्र के पदाधिकारी हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे जिले के हों, मंडल हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। वो अलग बात है कि किसी को कोई दायित्व मिला है, किसी को कोई दायित्व है, लेकिन हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और चाहे कोई भी काल रहा हो, चाहे आपदा का समय रहा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा हर कार्यकर्ता ने जो है जमीनी स्तर पर काम किया। और मैं नहीं समझता कि कोई भी कार्यकर्ता, भाई चाहे मसूरी मंडल का रहा हो, कोई भी घर पर बैठा हो, निरंतर समाज की सेवा करता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि समाज की जो है अंतिम छोर तक व्यक्ति जो है उस तक जो है विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और उससे सबका विश्वास जीतना भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा है। और मैं समझता हूं कि ये मूल मंत्र देश समझ गया है। और इसीलिए धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद हल्द्वानी के बीजेपी कुमाऊं संभागीय कार्यालय में गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि पार्टी ने उनको इतनी कम उम्र में गन्ना जैसा अहम मंत्रालय सौंपा है, जो कि सीधे तौर पर किसानों को लाभ पहुंचाने वाला विभाग है। और वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। सितारगंज स्थित चीनी मिल जो कि बंद हो गई थी, उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा से खोलने का काम किया है। वहीं किसानों के बकाया भुगतान पूरा करने को लेकर उन्होंने कहा कि इसका काम भी जारी है। बीजेपी सरकार पिछले 5 साल के कार्यकाल का बकाया भुगतान 1000 करोड़ रुपए में से करीब 600 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। बाकी का बकाया भुगतान कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो विधानसभा मेरी सितारगंज है, जहां पर एक चीनी मिल भी है और मैं गन्ना किसानों से मेरे क्षेत्र प्रभावित रहता है। और आपको मालूम होगा कि 17 में हमारी सरकार आने के बाद वो चीनी मिल बंद हुई थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि ये पहली अकेली ऐसी चीनी मिल थी जो सरकार ने उत्तराखंड में बंद करी और उसको वापस शुरू किया 2021 में। उसके पहले कांग्रेस की सरकार में 2 चीनी मिलें बंद हुई, आपकी काशीपुर और गदरपुर, और दोनों आज तक नहीं शुरू हो पाई। तो मुझे समस्याएं पता है चीनी मिल, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है 4 साल चीनी मिल के लिए। आपने समर्थन मूल्य की बात करी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी अकेली सरकार थी जिसने 22 साल के भारतीय जनता हमारे उत्तराखंड के जो निर्माण हुआ है प्रदेश का, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूपी से 5 रुपये ज़्यादा हमने मूल्य दिया गन्ना किसानों को। दूसरी बात, आपने भुगतान की बात करी। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार किसानों का भुगतान किया है, टाइम पर किया है। और इस बार भी हमारे पास लगभग 1000 करोड़ कुछ का भुगतान था, जिसमें से हम 600 कुछ करोड़ रुपये भुगतान कर चुके हैं। 300-350-400 करोड़ के बीच का हमारा एक भुगतान बचा है। और मैं यहाँ आने से पहले मैंने अपने समीक्षा बैठक की थी विभाग की। प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति प्रदेश की नदियों से होने वाले खनन से होती है। बात पिछले वित्तीय वर्ष की जाए तो प्रदेश सरकार ने खनन विभाग को 750 करोड़ खनन से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य दिया था, जिसमें से खनन विभाग ने प्रदेश की नदियों से होने वाले खनन से 570 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति की थी, और जिसमें नैनीताल जनपद के 147 करोड़ खनन से राजस्व की प्राप्ति हुई थी। उप निदेशक खनन विभाग राज्यपाल लेखा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में जहां पर प्रदेश सरकार से 750 खनन से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 506 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हुई थी, वहीं इस वित्तीय वर्ष 2021 और 22 मई 750 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष में 570 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हुई है। और इस बार राजस्व में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि नदियों से होने वाले खनन में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जा रही है, जिससे कि राजस्व में वृद्धि हो सके। जनपद नैनीताल का वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व 162 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है, और जबकि 147 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त था। और पिछले वर्ष से अगर तुलना करें तो लगभग 60 करोड़ से अधिक का राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है। सर, राजस्व की वृद्धि कैसे है, इसके लिए क्या कार्रवाई करना है? वित्तीय वर्ष 21-22 में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को लेके 52 मामले पकड़े गए, जिसमें 38 करोड़ से अधिक धनराशि का जुर्माना अर्पित किया गया है। सर, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें कितना राजस्व प्राप्त हुआ है?
पूरे प्रदेश की बात करें तो अभी एक्चुअल फिगर तो आया नहीं है, लेकिन लगभग 570 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 65 करोड़ रुपये अधिक है। तो वैसे टारगेट क्या रहता था इसका? वित्तीय वर्ष 21-22 का कुल 750 करोड़ रुपये का टारगेट है। सर वहीं बात करें, जिस तरह से लगातार जो शिकायत आती है अवैध खनन को लेकर के, उसको लेकर के विभागीय के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है सर, और क्या इसमें एक्शन लिया जाता है? जहाँ भी अवैध खनन, परिवहन, भंडारण की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग के पास बहुत ही संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी अधिक से अधिक कोशिश की। ऊधम सिंह नगर जनपद के नागरिक चिकित्सालय खटीमा में स्वास्थ्य विभाग की सभी कोविड-19 आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से सेवा समाप्ति का नोटिस मिलते ही सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया, जिससे आक्रोशित कर्मचारी दोबारा से सेवा में लिए जाने और महंगाई को देखते हुए अपना मानदेय सुनिश्चित करने को लेकर नागरिक चिकित्सालय खटीमा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो है जहां पर गुस्साए कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं अपनी मांगों को पूरा करने की भी सरकार से गुहार लगाई। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि कोविड महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में अपनी जान और परिवार की परवाह किए बिना दिन रात उन्होंने सेवा दी और स्थायी रोजगार मिलेगा, जबकि सरकार भी रोजगार देने के तमाम वादे करती है और हमें कार्य मुक्ति का नोटिस देकर सरकार ने उनके साथ में बेरोजगारी करने की तुली हुई है। इसलिए ये बात उन्होंने कही। इसके साथ में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने दोबारा से सेवा में बहाल किया जाए और इसी के साथ में अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। ये है कि 31 तारीख के बाद ये नोटिस आया अचानक, और पहले से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि आप लोगों की 31 मार्च के बाद आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन 31 तारीख से एक दिन पहले हमें 30 तारीख को नोटिस आता है कि आप लोगों का कार्यकाल खत्म हो गया है। और पिछले 2 साल से हमने लगातार अपनी जान की परवाह न करते हुए यहाँ हमने अपनी सेवा दी है, और 1 तारीख को ये अस्पताल उप जिला अस्पताल भी घोषित हो गया है। लेकिन अब ये है कि आप हॉस्पिटल के अंदर जाकर कंडीशन देख लीजिए कि यहाँ आईसीयू भी नहीं खुला है, आईसीयू बंद हो गया है, और यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट भी बंद हो गया, सिर्फ ओपीडी और इमरजेंसी चल रही है यहाँ की। हमारी मांग ये है कि ये जिला अस्पताल बना है, यहाँ आज नहीं तो कल यहाँ स्टाफ कोई ना कोई आएगा। तो हमारी मांग ये है कि यहाँ सबसे पहले हमें वरीयता दी जाए, हमें प्राथमिकता दी जाए कि हमें पहले रखा जाए, उसके बाद अदर स्टाफ को सिलेक्शन हो यहाँ पे। तो हमारी एक महंगाई को देखते हुए हमारी एक मानदेय निश्चित की जाए। 4000 5000 इससे ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं मिली है यहाँ, जहाँ लोग अपने घर से निकलने में भी डरते थे। अपनी फैमिली खुद के पेशेंट को नहीं पकड़ती थी, नहीं छूती थी, पास नहीं जाती, उनकी डेड बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाता था। उस समय हम लोग आगे आए थे। उस समय रखते समय किसी ने ये कंडीशन अप्लाई नहीं की कि आप लोगों को इतने समय के लिए रखा जा रहा है या निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। हमने जान की परवाह करते हुए सिर्फ इसलिए यहाँ अपनी सेवा दी कि यहाँ लाइफ टाइम तक यहाँ हम लोग अपनी सेवा देंगे और हमारी रोजगार से चलती रहेगी। कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन हमने किया, घर घर जाके वैक्सीनेशन हमने किया है, और हम ये चाहते हैं कि हमें फिर से जॉब में रखा जाए। उत्तराखंड सरकार यही तो बोलती है हम बेरोजगारों को रोज़गार कराएं, पर हमें तो रोज़गार मिलने के बाद बेरोजगार कराया जा रहा है। पहले सरकार बोलती थी कि हम इलेक्शन से पहले कि हम सबको रोज़गार देंगे। सर ये कौन सा न्याय है कि हमें आप बेरोजगार कराया जा रहा है? बस एक क्वेश्चन है। भाजपा सरकार ये बोलती है कि हम तुम्हारी सारी मांगें पूरी करेंगे, तुम्हें हम परमानेंट करेंगे। सर आप देखो राज्य सरकार बनने के बाद हमें यहाँ से बेरोजगार कराया जा रहा है। सर अभी लग तो ऐसा ही रहा है कि हाँ क्या पता आगे कुछ कर सके। यही हमारी मांग है कि हमें यहाँ पर रखा जाए, हमें सेवाएं फिर से शुरू करा जाए, जब में मर्ज किया जाए। सर हमें पहाड़ों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की किल्लत भी सामने आने लगी है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है और कई गांवों में पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। हल्द्वानी के पास में कटघरिया बजनिया हल्दू इलाके में पेयजल संकट गहरा गया है और पिछले 1 हफ्ते से कई इलाकों में पानी की सप्लाई टैंकरों के जरिए की जा रही है। हालात यहाँ तक खराब हो गए हैं कि लोग निजी टैंकर मंगाने पर मजबूर हैं और इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने धरना देकर जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इसी के साथ में जल संस्थान कार्यालय में अधिकारियों के मौजूद न होने से ग्रामीणों का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि जल संस्थान को कई बार पेयजल संकट से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई हल नहीं निकला। लिहाजा जब तक पेयजल संकट से निजात नहीं मिलेगी तब तक वो इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेंगे।
विगत बजुनिया हल्दू हमारा जो नगर निगम से लगा हुआ क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। विगत यहाँ 4 से 5 सालों से यहाँ काफ़ी पेयजल की समस्या है। अब तो ऐसा हो गया कि पानी खाली हवा के अलावा पाइपों में कुछ नहीं रह गया है। बजुनिया हल्दू, नंदपुर, पनियाली एक अलग ग्राम सभा है जहाँ से हमें सिंचाई के ट्यूबवेल से पानी मिलता था, अब वो भी ख़राब हो चुका है। अब हम लोग जनता इतने बार विभाग को कई बार ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन विभाग की कान में जू नहीं रेंगता। ये सिर्फ आते हैं, खाली पाइप में फूंक मार के वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ जनता को सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। इनको अफसरशाही बिल्कुल हावी है। ये लोग बस कुर्सियों में यहाँ एसीओ में बैठे पड़े हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। विधायक से बात की आपने? विधायक बिल्कुल विधायक जी से बात करी, उन्होंने बोला कि हमने प्रयास करेंगे, लेकिन विभाग ना विधायक जी की सुन रहा है। यहाँ बिल्कुल इतनी अफसरशाही हावी है, बहुत अफसरशाही हावी है। कितने हजार की आबादी पर? हमारी ग्राम सभा में लगभग 5 से 6 हज़ार की आबादी है। कनेक्शन लिया है इन लोगों ने, कनेक्शन ऐसे इनको पता था कि यहाँ पानी आता करके, कनेक्शन नहीं देते कि यहाँ पानी आता, कनेक्शन क्यों ले रहे हो तुम करे? कनेक्शन ले लिया, पानी देते और फिर पानी भी नहीं आ रहा, नलों में पानी नहीं आ रहा। फिर सरकारी टैंकर देते, सरकारी टैंकर भी हमारे यहाँ भेजा नहीं है। 2 साल हो गए हमको, 2 साल मकान लगाए हो गए, 2 साल हो गया और ना सरकारी टैंकर आ रहा, ना वहाँ ना पानी आ रहा और बिल हमारा बराबर आ रहा। हम बिल जमा कर रहे पूरा और हमको पानी चाहिए। क्या बताते हैं अधिकारी क्यों नहीं आ रहा पानी? अब पानी क्यों नहीं आ रहा? अधिकारी ऐसी तो कहने वाले हैं, ट्यूबवेल फूक गया, ऐसे फूक गया, वैसे फूक गया करके ट्यूबवेल पता नहीं कब तक गया। आप क्षेत्रीय विधायक के पास गए? अपने विधायक के पास? हाँ और जैसे फोन उठाता है, जैसे फोन। और इसी के साथ में अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।